नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक शुक्ला है और प्रतिदिन शाम 8:30 बजे ग्रैंड टीवी पर मैं आपके साथ बात करता हूं उस दिन के प्रसंग की। तो आज हम लोग प्रसंग में बात करेंगे विभिन्न प्रकार की राजनीतिक यात्राओं के बारे में। दरअसल राहुल गांधी ने कुछ ही दिन पूर्व अपनी दूसरी राजनीतिक यात्रा मणिपुर से प्रारंभ की है। इसके पहले वे दक्षिण से उत्तर तक की एक लंबी यात्रा कर चुके हैं। अब वो पूर्व से पश्चिम की यात्रा कर रहे हैं। वैसे तो राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि ये यात्राएं दलगत और चुनावी राजनीति से उठकर देश को जोड़ने के लिए की जा रही हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि इन यात्राओं के पीछे वास्तविक कारण राजनीतिक लाभ लेना ही है। पिछली यात्रा तो वोटों में तब्दील नहीं हुई, इतना तो हाल के राज्यों के चुनावों के परिणाम ने दिखा ही दिया है, लेकिन इन यात्राओं से राहुल गांधी की अपनी लोकप्रियता में कुछ वृद्धि जरूर हुई है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पहले भारतीय राजनीति में कौन सी महत्वपूर्ण यात्राएं की गई हैं और वो कितनी प्रभावी रही हैं। इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारत की सबसे सफल और महत्वपूर्ण राजनीतिक यात्रा महात्मा गांधी ने की थी, जो दांडी यात्रा के नाम से विश्व प्रसिद्ध। सविनय अवज्ञा शुरू करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि हवा और पानी के बाद नमक ही शायद जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे दांडी गांव के लिए पैदल यात्रा की। करीब 400 किलोमीटर की दूरी करके 48 गांवों से होते हुए ये यात्रा गुजरी और 6 अप्रैल को दांडी पहुंची। महात्मा गांधी ने मुट्ठी भर नमक लेकर नमक कानून को तोड़ा। 4 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को अवैध नमक बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ही देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, जो देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए मील का पत्थर था। और इस आंदोलन में सबसे ज्यादा नमक बनाने का काम करके देश के लोगों ने अंग्रेजों को चुनौती दी। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही सफल एक राजनीतिक यात्रा थी महात्मा गांधी की, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा राजनीतिक रूप से की गई थी, वो आंध्र प्रदेश में हुई थी और एनटी रामाराव ने यह यात्रा की थी। उन्होंने वहां की सरकार को इस यात्रा के माध्यम से उखाड़ फेंका था। एनटी रामाराव ने अपनी यात्रा 29 मार्च 1982 से शुरू की। इसी दिन उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी का गठन भी किया। चुनाव साल के अंत में होना था। एनटीआर की यह यात्रा चैतन्य रथम यात्रा कहलाती थी। देश की पहली रथ यात्रा थी। शेवरले की एक वैन को मॉडिफाई करके रथ बनवाया गया था। फिल्मी स्टाइल में चारों तरफ घूमने वाली फ्लड लाइट्स, माइक और स्पीकर के बीच जब एनटीआर भगवा पहनकर चैतन्य रथम के बीचों बीच से निकलकर वैन के ऊपर जाते थे तो आंध्र मुक्त हो जाता था। वे रोज करीब 150 किलोमीटर के सफर में लोगों से मिलते थे और रैलियां करते थे। महिलाएं उनकी आरती उतारती थी। चुनाव में एनटीआर को 294 में से 199 सीटें मिली। तो ये बहुत ही सफल राजनीतिक यात्रा थी एनटीआर की। इसके बाद एक यात्रा साल 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने की। यह यात्रा भले ही उन्होंने राजनीतिक यात्रा नहीं कही थी, लेकिन हकीकत तो यह है कि इस यात्रा के बाद उनका राजनीतिक कद भारत की सियासत में बढ़ता ही चला गया और इस यात्रा के कुछ साल बाद ही वो देश के प्रधानमंत्री बने। गांव की पगडंडियों और कस्बों से होते हुए करीब 3700 किलोमीटर की यह पदयात्रा 25 जून 1984 को दिल्ली के राजघाट पर समाप्त हुई थी। तीसरी जो बहुत बड़ी यात्रा है वो 1990 में राम मंदिर निर्माण आंदोलन के समय हुई। उस समय राम मंदिर निर्माण का आंदोलन अपने चरम पर था। इस बीच बीजेपी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा प्रारंभ की। इस यात्रा के सारथी बने लाल कृष्ण आडवाणी। रथ यात्रा 25 सितंबर को गुजरात में तीर्थ स्थल सोमनाथ से शुरू हुई और सैकड़ों शहरों गांवों से गुजरते हुए बिहार तक पहुंची। तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने समस्तीपुर में रथ यात्रा को रोककर आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया। इस यात्रा ने बीजेपी को राष्ट्रीय पार्टी की पहचान दी और लोकप्रियता भी दी।
रथ यात्रा के बीच राम मंदिर आंदोलन में भारी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचे। जब साल 1991 में लोकसभा के चुनाव हुए तो इस चुनाव में बीजेपी ने 120 सीटें जीती और देश की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी बनी। स्वाधीन भारत की सफलतम यात्राओं में से एक ये आडवाणी जी की रथ यात्रा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो साल 2004 में वाईएस राजशेखर रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की सत्ता हासिल करने के लिए प्रजास्थानम यात्रा की। दरअसल अभी हाल ही में इस पर एक यात्रा नाम की फिल्म भी बनी है। यह यात्रा चेवेल्ला शहर से शुरू हुई, 11 जिलों में होते हुए 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह यात्रा इतनी सफल हुई कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 294 सीटों में से 185 सीटें जीतकर वाईएसआर मुख्यमंत्री बन गए। इस सब के बावजूद अधिकांश यात्राएं पब्लिसिटी स्टंट बन के रह जाती हैं, जिनसे बहुत कुछ हासिल होता नहीं है। यात्रा तभी सफल होगी जब यात्रा करने वाले लोग जनता से जीवंत संपर्क करें। यदि यात्रा करने वाले मुद्दों के बजाय स्वयं की पब्लिसिटी पर अधिक ध्यान देंगे तो उसका परिणाम बुरा ही आएगा। सच्चा जनसंपर्क कैमरे के सामने नहीं बल्कि कैमरे से दूर लोगों के साथ मेल मिलाप से होता है। आपको आम लोगों का मुद्दा उठाना होगा। राहुल गांधी की यात्रा कितनी सफल है ये तो 2024 के चुनाव परिणामों से ही पता चलेगा। कांग्रेस को इस यात्रा से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि दूसरी राजनीतिक यात्राओं की तरह ये अपना लक्ष्य ना पा सके। यात्रा करने मात्र से पार्टी पुनर्जीवित नहीं होती है। पार्टी में नए जीवन का संचार करने के लिए आम जन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। लोगों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं से दो चार होना होगा। पार्टी में क्षेत्रीय नेतृत्व को बढ़ावा देना होगा। इस बात की राजनीतिक समझ भी होना चाहिए कि देश के आम जनमानस में जो लोग बसे हुए हैं, केवल उन्हें कोस कोस कर आप जनता के दिल में जगह नहीं बना सकते। आपको यह भी बताना होगा कि आप क्या विकल्प लेकर आए हैं और जो विकल्प आप लाए हैं वो कितना प्रभावी होगा। राजनीति को मजबूरी बताना त्याग नहीं माना जाता। लोग इसे जिम्मेदारी से भागना भी मान सकते हैं। केवल भला मानुस होने मात्र से आप राजनीतिज्ञ नहीं बन जाते। राजनीति केवल स्वांतः सुखाय नहीं हो सकती। नेता के विजन में करोड़ों लोग अपने भाग्य को देखते हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा में गरीबी, बेरोजगारी, सुरक्षा, समावेश, भय के वातावरण जैसे मुद्दे उठा जरूर रहे हैं, लेकिन इसे बदलने का कोई ठोस रोड मैप उन्होंने किसी को बताया नहीं है। ऐसे में जनता का विश्वास जीतना उनके लिए एक कठिन चुनौती भी बन सकता है। तो हम लोगों ने आज देखा कि राजनीतिक यात्राएं बहुत अच्छी भी हो सकती हैं, उनके बड़े सुखद परिणाम भी यात्रा करने वालों को मिल सकते हैं, और वो एक ढपोर शंख की तरह खाली ऐसी भी हो सकती है जिनका कोई विशेष परिणाम ना मिले और आपको बहुत छोटे समय की लोकप्रियता मिले, आपको लंबे समय के लिए उसका कोई राजनीतिक लाभ ना भी मिल सके। ये तो यात्रा करने वाले और यात्रा के तरीके और यात्रा से आप क्या मुद्दे उठा रहे हैं और जनता का कितना विश्वास जीत सकते हैं, इस पर निर्भर करेगा। मुझे उम्मीद है कि राजनीतिक यात्राओं के संबंध में आज का प्रसंग आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रसंग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।